कल्पना कीजिए आज जहां श्रीनगर बसा है, जहां डल झील की शांत लहरें दिखाई देती हैं, जहां बर्फीली ढलानों पर लोग घूमते हैं और जहां चिनार के पेड़ हर मौसम में एक नई तस्वीर बनाते हैं, वहां कभी न कोई शहर थे, न कोई गांव, न खेत, न मंदिर और न इंसान। चारों ओर केवल पानी ही पानी था। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में कश्मीर के इतिहास के एपिसोड 1 में हम कश्मीर की प्रारंभिक यात्रा को समझेंगे। भारतीय परंपराओं के अनुसार पूरी कश्मीर घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी और इस झील का नाम था सतीसर झील। कहा जाता है यह कोई साधारण झील नहीं थी। यह झील इतनी विशाल थी कि इसके किनारों को देखना भी आसान नहीं था। इस शांत सी दिखने वाली झील में ऐसे रहस्य छुपे थे जो आगे चलकर पूरी घाटी की नियति को बदलने वाले थे। कहा जाता है कि इस झील की गहराई में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था जलोद्भव, यानी कि जल से उत्पन्न, यानी एक ऐसा दैत्य जिसकी पूरी शक्ति का केंद्र जल था। और यहीं से शुरू होती है कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जलोद्भव कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि जब तक जलोद्भव जल में रहेगा तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और यह वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया और धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह ऋषियों की तपस्याएं भंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा और घाटी के लोगों को भयभीत करने लगा। धीरे धीरे जो सतीसर झील जीवन का प्रतीक मानी जाती थी, अब वह भय का प्रतीक बन चुकी थी। कोई भी उस असुर का सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह हर बार पानी की गहराइयों में छिप जाता था। और जब संकट असहनीय हो गया तब घाटी के ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस संकट का समाधान केवल एक महर्षि ही कर सकते हैं और वो थे महर्षि कश्यप। जब ऋषियों ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई तब महर्षि कश्यप ने कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को इस संकट के समाधान के लिए बुलाया। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि यदि जलोद्भव को हराना है तो पहले सतीसर का जल बाहर निकालना होगा। नीलमत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने बराह स्वरूप में पर्वत को भेदा और घाटी से जल बाहर निकालने का मार्ग बनाया। धीरे धीरे वर्षों से भरा हुआ जल घाटी से बाहर बहने लगा। सतीसर जो कभी एक विशाल झील थी वो सुंदर घाटी में बदलने लगी। जब जलोद्भव ने देखा कि उसका सबसे सुरक्षित संसार नष्ट होने वाला है, उसका वरदान, उसकी सबसे बड़ी शक्ति अब उससे छिनने वाली है, तो उसने देवताओं को युद्ध के लिए चुनौती दी। एक भयंकर संघर्ष हुआ और अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य आयुध से जलोद्भव का वध कर दिया और इसके साथ ही उसका आतंक भी समाप्त हो गया। आगे चलकर महर्षि कश्यप ने लोगों को और ऋषियों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे आश्रम बनने लगे, यज्ञ होने लगे और एक जीवन शुरू होने लगा। और इसी कारण से इसे कश्यप की भूमि या कश्यप मीर कहा जाने लगा और माना जाता है कि आगे चलकर इसी शब्द से कश्मीर शब्द विकसित हुआ। हालांकि आधुनिक भाषाविद इस नाम की अन्य व्याख्याएं भी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति पर विद्वानों में पूर्ण सहमति नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में महर्षि कश्यप को आज भी कश्मीर का संरक्षक और बसाने वाला माना जाता है। घाटी धरती पर आ चुकी थी, लेकिन कोई भी भूमि तब तक केवल मिट्टी होती है जब तक उस पर जीवन न बस जाए। तो सवाल उठता है कि इस घाटी में सबसे पहले कौन आया? और इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है नीलमत पुराण से। नीलमत पुराण में नीलनाग को कश्मीर का प्रथम संरक्षक और नागों का राजा बताया गया है। हालांकि इस बारे में दो मान्यताएं मिलती हैं। पहली मान्यता यह कि नीलनाग महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे और इसलिए नीलनाग को कश्यप वंश से संबंधित ही माना जाता है। कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र नीलनाग को कश्मीर की रक्षा और व्यवस्था का दायित्व सौंपा था। दूसरी मान्यता में नीलनाग का परिचय
कश्मीर के सबसे दिव्य संरक्षक के रूप में मिलता है। यहाँ पे उनके माता पिता का कोई भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। कहा जाता है कि नील नाग ने घाटी के लोगों को धर्म, त्योहार, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक जीवन के नियम बताए थे। 12वीं शताब्दी में संस्कृत विद्वान कल्हड़ ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की लहर। इस ग्रंथ में कल्हड़ ने कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध वर्णन करने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआती अध्याय में इतिहास, लोक स्मृति और पौराणिक परंपरा एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसी ग्रंथ में कश्मीर के पहले राजा के रूप में गोनंद प्रथम का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार गोनंद प्रथम का संबंध उस युग से जोड़ा जाता है जिसे भारतीय परंपरा महाभारत का काल मानती है। कथा के अनुसार गोनंद मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के सहयोगी थे। जब जरासंध और श्री कृष्ण के बीच संघर्ष हुआ तो गोनंद भी इस युद्ध में शामिल हुए थे और इसी संघर्ष में गोनंद की मृत्यु होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद उनके पुत्र दामोदर ने राज्य संभाला, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजतरंगिणी बताती है कि दामोदर का भी श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोवती को शासन सौंपा गया। क्योंकि उस समय वह गर्भवती थी तो बाद में उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम फिर गोनंद रखा गया और वो आगे चलकर गोनंद द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। गोनंद, जरासंध और श्री कृष्ण से जुड़ी ये कथाएं मुख्य रूप से राजतरंगिणी में मिलती हैं। अब तक इन घटनाओं की स्वतंत्र पुरातात्विक पुष्टि नहीं हुई है। इसी कारण आधुनिक इतिहासकार इन्हें कश्मीर की प्राचीन राज परंपरा और सांस्कृतिक स्मृति के रूप में देखते हैं, न कि पूरी प्रमाणित ऐतिहासिक घटना के रूप में। कश्मीर भारतीय सभ्यता की उन प्राचीन स्मृतियों में से एक है जिसकी गूंज त्रेता युग तक सुनाई देती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेने जब हिमालय की ओर गए थे तो उसका मार्ग कश्मीर के उत्तर पूर्वी पर्वतीय इलाकों से होकर जाता था। स्थानीय कथाओं और भृगु संहिता के अनुसार त्रेता युग में भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कैलाश से कश्मीर के एकांत पर्वत की ओर गए थे। कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने नंदी को पहलगाम में, सर्पों को शेषनाग झील में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में और 5 तत्वों को पंचतरण में छोड़ दिया था। और बाद में वर्तमान अमरनाथ में उन्होंने माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया था। तो ये थी कश्मीर की वो कहानी जो पारंपरिक कथाओं में मिलती हैं। ये कथाएं केवल घटनाएं नहीं थी, बल्कि वो सांस्कृतिक स्मृति थी जिसने कश्मीर की पहचान को सदियों तक आकार दिया। लेकिन अब हम प्रवेश करेंगे परंपराओं से उस काल में जहां का इतिहास केवल कथाओं में नहीं बल्कि शिलालेखों में, पुरातात्विक खोजों में और लिखित प्रमाणों में दर्ज है। तो कश्मीर के इतिहास के एपिसोड 1 में हमने कश्मीर के प्रारंभिक सफर को समझा और कश्मीर की आगे की कहानी हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।